से एक बार ब्रेक के बाद हमारे इस टीवी इंटरनेशनल बाजार लाइव में इस खास पेशकश में, जहां आपको बताते हैं बाजार के तमाम अपडेट्स। बाजार खुल चुका है, बाजार में काफी दबाव देखा जा रहा है, चाहे वो निफ्टी सेक्टर हो, चाहे निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी ऑटो हो। और इन तमाम बड़ी अपडेट्स के साथ आज कौन सा ट्रेड आपके लिए रहेगा मुनाफेमंद, कौन सा ट्रेड आपको ले जाएगा लॉस की तरफ, तो इन सभी तमाम जानकारी के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ चुकी हैं शीतल मैडम। शीतल मैम को स्वागत करते हैं। डायरेक्टर साहब जरा शीतल मैम को स्क्रीन पे लाइए। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शीतल मैम, आज का बाजार खुल चुका है और बाजार पर दबाव देखा जा रहा है, निफ्टी पर क्या व्यू है आपके? यस, आज को न्यूमरोलॉजिस्ट अगर मैं बताऊं तो आज 17 तारीख है और 17 तारीख को हम लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं और उसी हिसाब से अगर आप देखोगे जो बड़ी बड़ी गिरावटें हैं वो 4 और 8 तारीख को ही ज्यादा से ज्यादा होती है और नंबर्स पूरे नहीं होते हैं। लास्ट मंथ आप देखो तो 26/11 को बड़ी गिरावट थी और आज हम लोग लास्ट वीक से हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी गिरावटें आते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो फेड टाइप की जो इनकम सोर्सेज है वो डबल हो गई है, ऑलमोस्ट $30 बिलियन हो गई है। स्टिमुलेट्स मतलब कम करने का ट्राई तो कर रहे थे, बट उन्होंने ये बता दिया है कि मार्च 22 के बाद में स्टिमुलस जो होगा वो 2 बार बढ़ जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं निफ्टी पे हम लोग असर देख रहे हैं। यस, तो उसका जब हम लोग असर देख रहे हैं तो 17,000 के आसपास, या फिर अगर आपको एग्जैक्ट लेवल दूं तो 16,950 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग निफ्टी के लिए देख रहे हैं। जी मैम, 16,000 पर हम अच्छा एक सपोर्ट देख सकते हैं। 16,950, 16,000 लोग डर जाएंगे सर। 16,950 पे हम इसका सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये निफ्टी में आप नोट कर लीजिए कि 16,915 पे हम देख सकते हैं। और मैम इसी हिसाब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी जैसे कि आज वीकली का आज आखिरी हफ्ता है बाजार का, तो बाजार के इस आखिरी हफ्ते में बैंक निफ्टी पर आपके क्या व्यू रहेंगे? आज ये कैसे ट्रेड करने वाला है? बैंकिंग के लिए भी कुछ खास सपोर्टिव न्यूज अभी मिल नहीं रही है। मतलब ऐसे दिन का भर भी कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता था तो बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश भी कर लेता था और चार्ट के हिसाब से भी काफी सारी बेरिज जोन में ही अभी फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। 35,500 के आसपास एक बार निफ्टी स्टेबल होते हुए कहीं देख सकते हैं, बट वहां पे भी अगर सपोर्ट नहीं लिया तो 35,000 हम लोग जल्दी देख लेंगे। जी मैम, और आपके रडार पे आज कौन कौन से स्टॉक रहने वाले हैं? हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब हम देंगे, उससे पहले हम मैम के आपके जो रडार में स्टॉक रहने वाले हैं जिनमें आज काफी मुनाफा देखा जा सकता है, एक बार हमारे दर्शकों को मैम आप उन स्टॉक्स के बारे में बताइए। देखिए, एक्चुअली मैंने आज जो स्टडी की है वो अगले हफ्ते के लिए की है, क्योंकि आज तो मार्केट खत्म हो जाएगा और आज अगर मार्केट में आपको काम करना है तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप इमीडिएटली ट्रेड करो। बट हाँ, अगले हफ्ते के लिए काफी अच्छे स्टॉक्स और एज पर योर बजट मैं आपको सेक्टर्स बताना चाहूंगी कि कौन से सेक्टर्स में अगले हफ्ते आप लोग काम कर सकते हो एज पर न्यूमरोलॉजी। लेमन ट्री को अगर आप देख लोगे, मतलब होटल इंडस्ट्रीज के लिए अगर आप देख लोगे तो 52 रूम्स का नया होटल खोलने की तैयारी में लेमन ट्री है, तो होटल इंडस्ट्री पे आप ध्यान दे सकते हो। आने वाले हफ्ते में बैंकिंग के लिए काफी सारी न्यूज है, बट उस न्यूज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा कि वो न्यूज किस तरीके से वर्कआउट करेगी, पॉजिटिव वे से लेगी या नेगेटिव वे से लेगी। तो यस, अगर आप जीरो लॉस स्ट्रेटेजी का यूज करके चलते हो तो बैंकिंग सेक्टर भी अगला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर HDFC बैंक में हम लोग काम कर सकते हैं, ICICI बैंक में हम लोग काम कर सकते हैं और एक्सिस बैंक में भी हम लोग काम कर सकते हैं। जी मैम, जैसे आपने बताया कि लेमन ट्री 52 कमरों का होटल तैयार कर रहा है और कहा जा रहा है कि ये लेमन ट्री होटल मार्च से ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और इसका जैसे हम अंकों की बात करें तो अभी भी लेमन ट्री पे -0.45 अंकों का इसमें दबाव देखा जा रहा है, तो ऐसे में क्या इसके बढ़ने की उम्मीद है? यस, देखिए सर, यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि अभी उन्होंने बनाने की तैयारी की है,
जब बनाने की तैयारी की है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ना, इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं शुरू होगा। तो हमें फंडामेंटली जब न्यूज आती है ना तो यही चीजों का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कितने दिनों में ये बनेगा और कितने दिनों में बनने के बाद कंपनी का प्रॉफिट शुरू होगा। और जब प्रॉफिट शुरू होगा कंपनी का तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकालने के बाद प्रॉफिट कब शुरू होगा, ये कैलकुलेशंस अगर आप कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लेमन ट्री वाज वेरी गुड स्टॉक। लॉन्ग टर्म के लिए लेमन ट्री यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन हमारे गेस्ट के थ्रू आपको बताया जा रहा है। आप लेमन ट्री के अंदर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैम इसी के साथ मैं बात करूं अगर आईटी सेक्टर की, तो हमने कल देखा कि आईटी सेक्टर काफी अच्छे निशानों में हर रंग में इसने कारोबार किया। तो आईटी सेक्टर को लेकर आपके क्या व्यूज हैं और आईटी सेक्टर के कौन से शेयर्स हैं ऐसे जो आगे के लिए मुनाफा कमा सकते हैं, और इंट्राडे में ऐसे कौन से शेयर्स रहने वाले हैं जो कि हम आज ट्रेड कर सकते हैं? आईटी सेक्टर्स डेफिनेटली, डॉलर का अगर रेट देखोगे आप तो कल के डॉलर के हिसाब से आज भी डॉलर बढ़ने के ब्राइट चांसेस है, वही गोल्ड और सिल्वर के भी ब्राइट चांसेस होते हैं। और एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जब भी स्टॉक मार्केट नीचे आता है तो आईटी सेक्टर ऊपर चलता है। तो जो भी बाइंग के ट्रेडर्स है, जो बायर बाइंग करके ही चलना चाहते हैं, उनके लिए यस डेफिनेटली आईटी सेक्टर्स में इन्फोसिस, एचसीएल टेक बहुत अच्छा है। तो अभी के लिए अगर आपको ट्रेड करना ही है तो इन्फोसिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि इन्फोसिस वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जिसे आप स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेड के हिसाब से भी काम कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे हम लोग होल्ड कर सकते हैं। इन्फोसिस पर चर्चा कर लेते हैं। इन्फोसिस फिलहाल 1814.95 पे ट्रेड कर रहा है, हरे निशान में दिख रहा है। इसने कल भी काफी अच्छा कारोबार किया, फिलहाल 43.90 अंकों पर बढ़त दिखाई दे रही है। तो मैम इसका स्टॉप लॉस क्या लगाएं और क्या टारगेट ये छू सकता है आने वाले दिनों में, या फिर आज के लिए अगर आप बोलोगे तो यहाँ से आज के लिए क्या स्टॉप लॉस लगाएं और आगे भविष्य के लिए भी कितने दिन के लिए हम इसको होल्ड करें और कितने दिन के लिए, कितने लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हम जैसे 2 दिन या 4 दिन या महीने के लिए कितने लंबे का हम इसको होल्ड स्टॉक में ले सकते हैं? 1782 का स्टॉप लॉस आज के दिन के लिए आप रख सकते हो और 1846 फर्स्ट टारगेट रहेगा मेरा। 1846 फर्स्ट टारगेट रहेगा। 1782 का स्टॉप लॉस, 1846 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर वो हार्डल क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली 1873 के आसपास हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और एक बार कर सकते हैं। जी मैम, तो इन्फोसिस में मैम बता रही हैं कि 1846 का फर्स्ट टारगेट अगर रहेगा इनका और 1782 का स्टॉप लॉस लगा लें आप इंट्राडे के अंदर। और मैम इसमें अगर हम लॉन्ग टर्म में जाना चाहें तो आप इस पर क्या टिप्पणी होगी? लॉन्ग टर्म के लिए 2022 के लिए अगर आपको होल्ड ही करना है तो यस 2200 का टारगेट आप आपके माइंड में लेके चलिए और 1750 का स्टॉप लॉस आप रख दीजिए। लॉन्ग टर्म में आप 2200 का टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। इन्फोसिस का ये है अपडेट। और इसी के साथ हम बात करें आईटी सेक्टर में और जो शेयर्स हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा निफ्टी आईटी के अंदर एचसीएल टेक और विप्रो का क्या भूमिका रहने वाली? जैसे विप्रो में काफी हमने एक आंकड़ा देखा था, विप्रो का अपडेट था ये था कि अमेरिका की एक लीन स्वीट कंपनी सॉल्यूशन है, उसको इन्होंने $2.1 करोड़ में इसको खरीद लिया है, उसके कुछ स्टेक्स इन्होंने खरीद लिए हैं। उसके बाद विप्रो में काफी ज्यादा शेयर्स में इसके हरे निशान में भागता हुआ नजर आया था। तो विप्रो किस तरह से आप आने वाले समय में, अगले हफ्ते में और अगर इंट्राडे में बात करें तो किस तरह का कारोबार करने वाला है? इंट्राडे के लिए अगर मैं बात करूं तो आज इस काउंटर से थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेटर रहेगा। इन्फोसिस वन ऑफ गुड स्टॉक है जिसमें आप इंट्राडे कर सकते हो, और जब मार्केट वॉलेटाइल है तो विप्रो से थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टॉक है चुनिंदा जो मार्केट को सपोर्ट भी करते हैं और मार्केट नीचे आता है तो नीचे आने के लिए भी उतने ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, बट इसे आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो डेफिनेटली 600-630 के आसपास का स्टॉप लॉस अगर आप माइंड में रख लेते हो तो 780 का नेक्स्ट टारगेट आपको आने वाले कुछ दिनों में, मतलब हम लोग उसे बोल सकते हैं मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में नहीं बट मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में हम लोग इसे जरूर देख सकते हैं। जी, तो 780 का आप लॉन्ग टर्म में अपर टारगेट लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और 600 से 630 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आप। तो ये था विप्रो का अपडेट मैम। इसी के अंदर अगर हम आईटी सेक्टर में देखें एचसीएल टेक के बारे में, तो आप एचसीएल टेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
HCL टेक के बारे में एक बार आप मुझे चार्ट दिखा दोगे तो। डायरेक्टर साहब जरा HCL टेक का ग्राफ मैम को दिखाइए। जी मैम, ये HCL टेक्नोलॉजीज 1176.2030 के बीच में ट्रेड कर रहा है और 16 अंकों से ये कहीं ना कहीं बढ़त चल रही है। यस, ये काउंटर भी बहुत अच्छा है, काफी सारे अपकमिंग ऑर्डर्स इनके पास है और काफी सारे फंडामेंटल स्टोरेज अगर आप मेरे पास देखोगे तो बहुत सारे इनके लिए भी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से द स्टॉक गुड। आज इंट्राडे के लिए अगर आपको करना है तो 1160 का स्टॉप लॉस रख के 1190 के आसपास और 1200 के आसपास एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। और लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली 1400 का टारगेट अगर हम लोग देते हैं तो ये सही रहेगा HCL टेक के लिए। जी हाँ, तो HCL टेक के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट 1400 रहेगा और स्टॉप लॉस की बात करें इंट्राडे में तो 1163 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और 1290 तक का टारगेट ये छू सकता है। ये था हमारी मैम की तरफ से एक्सपर्ट पैनल जो है, एक्सपर्ट गेस्ट हैं आज के ट्रेड के बारे में। फिलहाल एक वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत करेंगे मैम का, जानेंगे आज के बड़े शेयर्स के बारे में। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे टीवी इंटरनेशनल बाजार लाइव के सेशंस में, जहां हम आपको अपडेट देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शीतल मैडम। डॉक्टर साहब जरा शीतल मैम को एक बार स्क्रीन पे लाइए और आगे की चर्चा करते हैं हम स्क्रीन पे। और मैम ने बताया था अभी HCL टेक के बारे में, विप्रो के बारे में, IT के बारे में, तो कुछ IT सेक्टर के बारे में यहाँ चर्चा हो रही थी मैम। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल मार्केट में इसके संदेश देखे जा रहे हैं कि इसके संकेत क्या है। और कहीं ना कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड ने आज फेड की बैठक के बाद उसने भी ब्याज दरें बढ़ा दी है, इसकी वजह से लाल निशानों में कारोबार करते हुए देखिए ग्लोबल मार्केट में मैम। और इसके बाद बॉम्बे के अंदर 144 धारा लगा दी गई, बॉम्बे के अंदर 144 धारा लगा दी ओमिक्रॉन के खतरे को देखकर, क्योंकि न्यू ईयर नजदीक आ रहा है। तो न्यू ईयर से जुड़े मैं आपके दो सवाल आपसे लेना चाहता हूँ न्यू ईयर के। एक तो 2022 में कौन से स्टॉक रहने वाले हैं और किन के सितारे बुलंद होने वाले हैं, एक बार जरा इन पे बताइए। दूसरा चीज मैं जानने वाला हूँ कि फार्मा सेक्टर ओमिक्रॉन के खतरे के बढ़ने के बावजूद भी फार्मा सेक्टर में वो ग्रोथ नहीं दिख पा रही है। यस, एक्चुअली फार्मा सेक्टर्स में ग्रोथ दिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुका है सभी का। ये एक छोटा सा डर स्प्रेड हो रहा है। जिस तरीके से ओमिक्रॉन इतना स्प्रेड नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। फार्मा सेक्टर्स के लिए ऑलरेडी वैक्सीनेशन का काम हो चुका है, मतलब 100 करोड़ के ऊपर भी वैक्सीनेशन इंडियन गवर्नमेंट ने दे दिए हैं। तो और बोला जा रहा है कि थर्ड वैक्सीन लेने के बाद ओमिक्रॉन का खतरा भी टल जाएगा। तो यस, डेफिनेटली फार्मा सेक्टर्स उतना, मतलब जितना लास्ट 2 साल में हमने कोरोना के टाइम पे देखा है, उतना मूव होने के चांसेस अभी ब्राइट नहीं है। सो अभी के लिए फार्मा सेक्टर से दूर रहना या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर रहना वो ज्यादा बेटर रहेगा। रही बात 2022 की, तो यस 2022 मतलब 2 + 2 2 + 0 + 2 + 2 अगर आप देखोगे तो यस, ये साल जो रहेगा ये वीनस का साल रहेगा। वीनस का मतलब लाइक रीचेस्ट प्लैनेट हम लोग उसे बोलते हैं। और ये साल स्टॉक मार्केट में सभी के लिए अच्छा होने वाला है। बट जब सभी के लिए स्टॉक मार्केट अच्छा होने वाला है तो हम लोग पैसे क्यों नहीं कमाते और सामने वाला या फिर मेरा फ्रेंड, मेरा भाई पैसे क्यों कमाता है, ये जो सवाल है आपका, इसके लिए आपको खुद को जान लेना चाहिए कि आपके लिए कौन से स्टॉक, कौन से सेक्टर्स जरूरी है जो 2022 में आपकी लॉटरी लगा सकते हैं। अब देखिए, नंबर प्लस प्लैनेट, मतलब नंबर प्लस प्लैनेट का अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन आ रहा है 2022 में। और अगर आप लोगों के बर्थडे के हिसाब से अगर पता करना है कि कौन सा बर्थडे और आपका बर्थडे और आपका नाम का स्पेलिंग, सिग्नेचर, ये सारी चीजें अगर ठीक है तो यस, डेफिनेटली शुक्र का साल है, पैसा आने वाला है, फाइनेंस सेक्टर अच्छा रहेगा सभी के लिए। अगर बहुत बार ऐसे बोला जाता है कि शीतल मुझे मेरा बर्थडे पता नहीं है, मेरे मॉम डैड ने वो कहीं लिख के नहीं रखा है, तो उन लोगों के लिए हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपका यही कंफर्म बर्थडे है तो फाइनेंस सेक्टर्स में आप काम कर सकते हो, आप रियलिटी सेक्टर्स में काम कर सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज को भी आप खरीदारी करके 2022 में चल सकते हो। अब बात करते हैं कि जो नंबर्स है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो खुद के पैसे जब मार्केट में लगाते तो उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, बट अगर आप किसी और के पैसे लगाओ, मतलब लाइक अगर आप ब्रोकर हो
या फिर आप आपके फ्रेंड्स को सजेशन दे रहे हो या फिर आप एक्सपर्ट गाइडेंस कर रहे हो, तो फिर आपको वहां पे फायदा हो सकता है। ऐसे कुछ नंबर्स के बारे में भी आज हम लोग डेफिनेटली न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे। तो जिनकी भी बर्थडे है 1, 10, 19 एंड 28, यस, आप लोगों का पैसा लगा सकते हो स्टॉक मार्केट में, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना बेनिफिट अगर आप खुद के पैसे लगाओगे तो नहीं होगा। तो अगर आप स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो या तो फिर आप उनको गाइड कर सकते हो बैंकिंग सेक्टर्स के लिए, और खुद के भी लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बैंकिंग सेक्टर्स आपके लिए अच्छा रहेगा। सर आपका बर्थडे भी मुझे बता देना, तो उस हिसाब से मैं आपको भी गाइड करूंगी। जी मैम, बिल्कुल मैं अपना बर्थडे आपको बता दूंगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे एक व्यूअर है, उनका एक सवाल आया है, उस सवाल को हम ले लेते हैं। वो जानना चाहते हैं BASF टेक के बारे में। BASF टेक के बारे में क्या आपकी टिप्पणी रहेगी मैम? एक बार चार्ट ले लेंगे आप सामने। जी डायरेक्टर साहब, जरा BASF टेक का चार्ट लगा दीजिए। और जो वीवर्स है उनको पूछ लीजिए कि उनका बाइंग रेट क्या है। जी मैम, ये मार्लिन बेरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मार्लिन जी, क्या आपका बाइंग रेट है इस BASF टेक के शेयर्स में? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए जरा हमें, ताकि आपके सवाल का जवाब देने में हमारे गेस्ट को थोड़ी आसानी रहे। ये लगता है हमारे संपर्क में नहीं है। चलिए कोई खैर नहीं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं मैम। IT सेक्टर की हम बात कर रहे थे कि IT सेक्टर आज खाली निशान में कारोबार दिख रहा है, और जो बाजार बंद होते होते IT सेक्टर का क्या आंकड़ा रहता है वो हम देखेंगे। मैम, एसेंशियल Q1 के बारे में एक बड़ा चर्चा हो रहा है। एसेंशियल Q1 के बारे में एक बड़ा अपडेट है कि इन्होंने रेवेन्यू कमाया है 27% का, करीब करीब डॉलर 1500 करोड़ का। तो एसेंशियल Q1 में आज इंट्राडे में क्या रहने वाला है? डायरेक्टर साहब जरा एसेंशियल Q1 का ग्राफ स्क्रीन पे लाइए और एसेंशियल Q1 की हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी और क्लाउड सॉफ्टवेयर जैसे उसमें सर्विसेज में डील करता है। इसकी भी डिमांड बढ़ेगी सर, बिकॉज ऑफ अगर आप देखोगे जैसे कि लॉकडाउन की चर्चा शुरू है, अभी हम लोग कंफर्म उसे नहीं बोल रहे, बट कहीं ना कहीं चर्चा सुन रहे हैं, और लोग वापस अगर घर पे बैठेंगे, मतलब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, तो इनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली स्टॉक्स में कहीं ना कहीं मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं। डायरेक्टर साहब, एक बार एसेंशियल Q1 का ग्राफ दिखा दीजिए। लगता है कोई किसी तकनीकी समस्या की वजह से हमारा ग्राफ हमको शो नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, खैर आगे बढ़ते हैं। हम इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के जैसे हमने कल देखा, उनके CEO ने अपने कुछ हिस्सेदारी लगभग उन्होंने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इन्होंने 11.9% की स्टेक होल्डर्स अपने इन्होंने बेच दिए थे, हिस्सेदारी बेच दी थी। और खबर आज ये आई है कि ये 31 मार्च को अपने CEO पद से इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 9% की स्टेक्स अपने अंडर में रखेंगे। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की आज की क्या रणनीति रहने वाली है, और आगे इसमें लॉन्ग टर्म में क्या रहने वाला है? फिलहाल मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी कि बहुत अच्छे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपको काम करना ही है तो टॉप 50 में अगर आप काम कर लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी इस स्टॉक से मैं सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा दूर रहना ज्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए। फिलहाल अभी के लिए कुछ हैपनिंग इसमें नहीं होने वाला है, तो एक बार हम लोग काफी अच्छे स्टॉक में ट्रेड कर लेते हैं, उसके बाद में ये 220-230 के आसपास एक बार मिलने के ब्राइट चांसेस एज पर टेक्निकल मुझे लग रहा है। वहां पे इसे कहीं ना कहीं 220-230 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। हम लोगों ने लास्ट टाइम भी अभिषेक सर के साथ बात की थी इंडिया बुल्स के लिए, तभी भी मैंने यही कहा था कि आप 220-230 के आसपास एक बार इसमें एंटर कर लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी, तो आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में अगर 220-230 में एंटर करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये टिप्पणी थी हमारी एक्सपर्ट मैम का, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, निफ्टी 50 की और चर्चा करेंगे मैम। जैसे कि निफ्टी का ग्राफ हम देख पा रहे हैं, डॉक्टर साहब आप निफ्टी का ग्राफ लगा दीजिए स्क्रीन पर। हमारा थोड़ा सा डिस्कशन बाकी रहा था अबाउट नंबर्स जो 2022 के लिए हम लोग दे रहे थे, तो बाकी नंबर्स वाले डेफिनेटली नाराज हो जाएंगे सर। ये नंबर 2 नंबर्स वाली जो आप बता रही थी कि किनके बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग कौन सा सालों के लिए और कौन से ट्रेड उनके सही रहने वाले हैं, एक बार आप कंटिन्यू कर दीजिए। यस,
डेफिनेटली नंबर 2, 11, 20 और 29 इनके लिए लिक्विड स्टॉक, तरल स्टॉक जिसे हम लोग बोलते हैं, फिर इसमें पानी वाले स्टॉक आ जाएंगे, इसमें आपके लीकर वाले स्टॉक्स आ जाएंगे। तो यस डेफिनेटली, और ट्रैवल सेक्टर्स 2, 11, 20 और 29 के लिए 2022 में बहुत अच्छा रहेगा। वही बात करते हैं 3, 12, 21 एंड 30 के लिए फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है। ये साल अगर आप देखोगे तो 3 नंबर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशनल सेक्टर स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, फिर उसमें पेपर स्टॉक भी आ जाता है। तो उन सारी चीजों का कैलकुलेशन करके नंबर 3 वाले जिनकी भी बर्थडे है 3, 3, 12, 21 और 30 ये लोग काम कर सकते हैं। वही बात करते हैं नंबर 4, 13, 22 एंड 31 के लिए। मीडिया स्टॉक अगले साल के लिए आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मीडिया स्टॉक के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली या फिर ट्रैवल के लिए, जैसे कि ट्रैवल सेक्टर्स के लिए प्रोवाइड करने वाली उबर हो गया, ओला हो गया, ऐसे वाले स्टॉक्स में अगर इस टाइप के स्टॉक में अगर आप काम करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। वही रही नंबर 5 की बात, जिनकी बर्थडे है 5, 14 और 23। इन्हें भी हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप खुद का पैसा लगाने से बेटर है अगर आप लोगों के पैसे यूज करके आप उसके ऊपर ट्रेड करो, मतलब लाइक यू आर स्टॉक ब्रोकर या फिर आप एक्सपर्ट सजेशन दे रहे हो, तो यस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी लगने के ब्राइट चांसेस है 2022 में। तो एडवाइस करने वाले जो सेक्टर्स है, रियलिटी सेक्टर्स जो है, और यस कम्युनिकेशन सेक्टर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही बात करते हैं 6, 15 एंड 24 जिनका ये साल है 2022 की टोटल भी हमने देख ली। तो यस उनके लिए ओवरऑल सारे सेक्टर्स अच्छे हैं, बट फिर भी अगर आप इनके लिए भी बोलोगे तो लिक्विड स्टॉक और ओवरसीज स्टॉक्स और माइनिंग स्टॉक्स और कोल बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक्स इनके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे। उसके बाद में बात करते हैं 7, 16 एंड यस 25। इन्वेस्टमेंट से बेटर रहेगा, आप इन्वेस्टमेंट गाइड कर लीजिए। आपको बहुत सारे सोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है, 18 मॉडल्स एनएससी के साइट पे अवेलेबल है, वो अगर आप कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बट हाँ, हाई एक्सपीरियंस लेके आपको अगर मार्केट में आना है तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्टॉक के साथ आप, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पेंट स्टॉक सजेस्ट करूंगी, ऑटो स्टॉक सजेस्ट करूंगी, जिनकी भी बर्थडे 7, 16 और 25 है। देन बात करते हैं 8, 17 एंड 26। थोड़ा सा दूर रहिए, इन्वेस्टमेंट में ज्यादा भरोसा रखिए। आप डेफिनेटली काफी अच्छे इन्वेस्टर्स हो, बट आपका 70% प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए और 30% अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ऑयल फैक्ट्रीज जो कंपनीज है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा 8, 17 और 26 के लिए। हॉस्पिटलाइज और फार्मा सेक्टर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इस साल 2022 में अच्छे रहेंगे। वही बात करते हैं नंबर 9, 18 एंड 27 के लिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो करते हैं और जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मटेरियल लगते हैं, देखिए रियलिटी सेक्टर्स हम लोग बोल लेते हैं, बट कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सारी चीजें लगती है वो भी तो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप उसके ऊपर फोकस करते हो, एनर्जी सेक्टर्स पे फोकस करते हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स पे फोकस करते हो, तो 2022 सभी के लिए अमेजिंग रहने वाला है। जी मैम, ये कुछ खास आंकड़े थे जो मैम ने हमको बताए। इनकी नंबर्स के डेट, बर्थडे डेट के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। क्या मैम आपकी इस न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं जानना चाहता हूँ, क्या इसमें सिर्फ बर्थडे डेट को लेकर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एज फैक्टर को भी लेकर, जैसे कि 20 साल का है, कोई 23 साल का है, क्या ये नंबर भी उसमें मैटर करते हैं? यस सर, डेफिनेटली। देखिए हर नंबर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मतलब हर नंबर, जैसे कि अगर सिंपल है, अगर आपने मेरा फोन नंबर वहां पे लिख दिया है तो ये फोन नंबर भी मेरे लिए लकी है या नहीं है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो एज, जब आपका पूरा बर्थडे मेरे सामने आ जाता है, आपके नाम का स्पेलिंग, आपका सिग्नेचर जब मेरे सामने आ जाता है, तो सारी लाइक पास्ट की हिस्ट्री मेरे सामने, लाइक एक्सरे मशीन मेरे सामने आ जाती है, आपके लाइफ में क्या हुआ है और आपके लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। तो यस, वो डेफिनेटली मैं आपको बता सकती हूँ कि
2022 में क्या होने वाला है वही 2040 में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, और आप वहां पे कौन से स्टेप्स पे जाने वाले हो, अगर जाने के लिए कोई दिक्कत हो रही है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, ये डेफिनेटली मैं आपको वहां पे बता सकती हूँ। जी मैम, तो ये तमाम जानकारी मैम आपको दे रही थी कि कौन कौन से नंबर्स वाले अपने तारे चमका सकते हैं 2022 में, कौन कौन से शेयर आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टॉक्स हो चाहे वो कोई भी स्टॉक्स हो। आप अपने नंबर्स को नोट कर लीजिए जो मैम ने बताया है। और मैम आप रुक करते हैं फिर दोबारा से मार्केट की और अपने शेयर्स की ओर। मैम मैं चर्चा कर रहा था निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 के करीब करीब अभी भी मैं जैसे देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पर 45 ऐसे शेयर हैं जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और ये आंकड़ा जो है निफ्टी 50 का 17,085.80 पे है, माइनस 162.6260 का इसमें अंकों से गिरावट देखी जा रही है। मैम क्या इसमें ट्रेड रहने वाला है आज पे? यस, जैसे ही पुलकित सर हमारी सुबह ही बात हुई, मतलब जैसे ही शो शुरू हुआ तब मैंने आपको बोला था कि आज 17 तारीख है, और अभी भी आपने अगर देखा होगा 8, 17 एंड 26 को मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है। मैंने 70% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बोला है, 30% बिकॉज द नंबर ऑफ 17 मतलब लाइक शनि का नंबर होता है, और वहां पे लाइक अचानक धन लाभ या फिर लॉटरी या फिर सक्सेस होने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, इसीलिए 17 तारीख को डेफिनेटली हम लोग दूर रहते हैं मार्केट पे। बट हाँ, 17,000 के आसपास और 16,950 के आसपास आज ये कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखेगा। एक और अच्छी बात डेफिनेटली ऐड कर देते हैं कि जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना कि बता भी देते हैं कि आपको क्या हुआ है और इसके ऊपर दवाई भी क्या है, तो अगर आज आपके पूरे टोटल कर दोगे, मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आज 17 है, बट अगर आप उसमें फिर मंथ ऐड कर लो, ईयर ऐड कर लो, तो उसकी जो टोटल आ रही है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी आ रही है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे हम लोग बाउंस बैक आते हुए देखेंगे। इतनी बुरी पिटाई होते हुए नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं ये ब्रीथ करेगा, ये होल्ड करेगा, और एक बाउंस बैक छोटा मोटा हम लोग आते हुए देखेंगे। जी, तो आपने जाना कि निफ्टी में आज क्या बाउंस बैक रहने वाला है और क्या ये टारगेट को टच करेगा। मैम आईटीसी की बात करते हैं तो आईटीसी को मैं देख पा रहा हूँ कि ये लाल निशानों में कारोबार कर रहा है। 222.80 पे ये खुला था और 221.90 पे ये अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है। कहीं ना कहीं -1.00 के आसपास दबाव देखा जा रहा है। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि आईटीसी काफी बड़ी तेजी से भागा था। आईटीसी के अभी इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट मीट भी थी जिसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए। तो आईटीसी के दोबारा उठने के चांसेस और ये इसमें आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आईटीसी वन ऑफ इट्स अ गुड स्टॉक, मतलब एफएमजीसी सेक्टर का स्टॉक है, इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली है। जब भी मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, जब भी मार्केट नीचे आता है तो लोग डर के बाहर निकल जाते हैं, बट ये सही टाइम होता है अंदर आने के लिए, मतलब मार्केट की गहराई नापने का ये सही मौका होता है, बट लोग वही समझ में नहीं आते हैं। बट बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए वन ऑफ माय फेवरेट पोर्टफोलियो स्टॉक है। इसे आप होल्ड करके रख सकते हो। यहाँ पे भी अगर आपके पास 100 रुपीज है तो उसमें से मैं यहाँ पे बोलूंगी 25% अभी खरीद लीजिए। 25% भी आप खरीदते जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली इससे दूर रहिए, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ गुड स्टॉक। जी, एफएमसीजी के सेक्टर की बात कर रहे थे आईटीसी पे। आईटीसी का मैंने बताया कि आप 25% करके इसको होल्ड कीजिए, और लॉन्ग टर्म अगर आप उसको होल्ड लेके चलते हैं तो ये काफी बढ़िया रिटर्न देगा। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल इसको अवॉइड कीजिए। मैम आईटीसी के बाद हम बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस में आप देखिए जैसे 3617 पे अभी ये चल रहा है और 3602 पे ये खुला था, तो काफी अच्छा ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 35.40 अंकों से बढ़त हासिल कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे टीसीएस के बारे में? शुक्ला जी, आप यहाँ पे देखिए, जहां जहां न्यूज है वहां वहां स्टॉक अप मूव करते हुए दिख रहा है, तो फंडामेंटली आपके पास कितनी न्यूज होनी चाहिए ये हमेशा हम आपके व्यूअर्स को और मैं सारे अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ। ठीक है, टीसीएस प्लाज्मा जो प्रीमियम ग्रुप है ना, प्लाज्मा प्रीमियम ग्रुप के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छा करार इन लोगों ने किया है, बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट इन्होंने किया है। इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होते हुए हम लोग देख रहे हैं।
और वही छोटी मोटी झलक, मतलब अगर आप देखोगे तो निफ्टी 150-200 पॉइंट के आसपास करीबन नीचे है, और ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे से मूव होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। जी मैम, तो टीसीएस को हम लॉन्ग टर्म में होल्ड करने में हमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मैम का कहना है। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप टीसीएस को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं, आपको आगे के समय में अच्छा कारोबार करता दिखाई देगा। मैम दोबारा से रुक करते हैं अपने आईटी सेक्टर की, क्योंकि आज के बाजार के सारे इंडेक्सेस की बात करें तो एक आईटी सेक्टर ऐसा इंडेक्स है जो कि काफी बढ़िया तरीके से कारोबार करता है। तो बाजार खुला था मैम, तो उसके सारे के सारे शेयर्स 10 के 10 शेयर ऐसे थे जो हर दिशा में कारोबार कर रहे थे। लेकिन अब फिलहाल जैसे मैं अपने देख पा रहा हूँ, एलटीटीएस एक ऐसा स्टॉक है जो कि नीचे की तरफ दबाव बनता है, इसमें दिख रहा है लाल निशान में मुझे दिख रहा है -58 अंकों की इसमें गिरावट दिख रही है। और इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, टीसीएस के दोबारा से आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बढ़त दिख रही है। मैम इन्फोसिस के बारे में जरा एक बार अपना व्यू रखिए, इन्फोसिस आगे कैसे रहने वाला है इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म के लिए भी। इन्फोसिस का व्यू हमने ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग जब हमारा शो शुरू हुआ था तभी दिया था कि इन्फोसिस इंट्राडे के लिए आज 1843 का टारगेट रहेगा, एंड यस लॉन्ग टर्म के लिए 2100 का टारगेट हमने ऑलरेडी दे दिया है। जी मैम, जैसे अभी आपने नंबर्स की बात करी थी, तो एक व्यूवर्स का दोबारा से क्वेश्चन आया है, मैं उस व्यूवर का क्वेश्चन ले लेता हूँ आपसे। व्यूवर है प्रीति, उनका कहना है कि मेरे डेट ऑफ बर्थ 3 मार्च 1996 है, 1996, तो इनको आप कौन सा स्टॉक सजेस्ट करना चाहेंगी? यस डेफिनेटली प्रीति मैम, आपके लिए मैंने अब सॉफ्टवेयर जो कंपनीज बनाती है, जो अकाउंट में सॉफ्टवेयर जो कंपनीज बनाती है, उसको थोड़ा सा सर्च कर लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और ये स्टॉक मार्केट छोड़ के लॉट्स ऑफ वे है स्टॉक मार्केट में अर्न करने के, वो अगर आप जैसे कि स्टॉक एनालिसिस करना, जैसे कि अभी पुलकित सर स्टॉक के लिए एंकरिंग कर रहे हैं, तो उस तरीके से भी आप एंकरिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें आप बता दो। जैसे कि मैं आपने बताया था कि 3 नंबर वाले फूड, एजुकेशनल, पेपर और इन तरह के स्टॉक में मैम डील कर सकते हैं, और अभी आपने कहा कि सॉफ्टवेयर में, तो क्या प्रीति जी एसेंशियल कंपनी में, एसेंशियल Q1 में अपना स्टॉक्स परचेज कर सकती हैं? यस डेफिनेटली, इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल इनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। और यस थोड़ा सा, मतलब हम लोग उसे बोलते हैं ना कि जो नेगेटिव लोग इनके आसपास जो मंडराते रहते हैं, उनसे थोड़ा सा अगर दूर ले ले तो 2022 क्या, इनके आने वाले कई साल बहुत अच्छे से जाने वाले हैं। जी, तो प्रीति जी आपके सवाल का हम उम्मीद करते हैं आपके सवाल का आपको जवाब मिल चुका होगा, और इसी के साथ मैम का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और तमाम शेयर्स को आपने रडार पे रखा और उसको ट्रेड करने की जानकारी दी। और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और हमारे दर्शकों को हम जवाब देते रहेंगे अपने सवालों का, कौन कौन से मुनाफे कमाने के तरीके हैं, कौन से ट्रेड में शेयर करना है, ये तमाम जवाब हम उनको देंगे। फिलहाल इस जानकारी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए।